नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर बाय कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बाय कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, when sodium and potassium salt of fatty acids is electrolyzed then formation of higher alkanes that is less except methane। ठीक है, मीथेन इसमें प्रिपेयर आप नहीं कर सकते। कॉल्ड एज कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जनरली होता क्या है इसके अंदर, जैसे आपने क्या करा कि हमने n नंबर का एक कार्बोक्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RCOO n नंबर के साथ, राइट, और इसका करा दिया कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड R है ना, 2n-1 कार्बन प्लस CO2 प्लस H2 गैस। अब बात आती है कि यार ये रिएक्शंस है ना, मतलब बेसिकली होती क्या है इसमें हम साइड प्रोडक्ट में ये भी बनाते हैं NaOH। तो होता क्या है कि आप है ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में गेम क्या होता है, आप उसकी गेम की कहानी को समझो। तो देखो सबसे पहले समझो कि यार जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कंटेनर है आपके पास में, ये एक कंटेनर है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट रख रखा है, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन है, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये प्लेट्स हो गई। इन प्लेट्स को हमने किसी बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ रखा है। यस, जोड़ रखा है, ये सोल्यूशन है इसके अंदर। अब बेसिकली होता क्या है कि यार दो प्लेट्स हैं, एक एनोड की प्लेट्स है, एक कैथोड की प्लेट है। तो इसे बोला हमने एनोड प्लेट, एनोड, और इसे हमने बोला कैथोड प्लेट। एनोड प्लेट जो होता है वो बेसिकली हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब एनोड पर क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो कौन सी गैस जाएगी, कौन कौन जाएगा टेक करने के लिए, नेगेटिव पार्ट। और ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे कौन जाएगा,
Na+, लेकिन मेरे सोल्यूशन में क्या रखा हुआ है, वाटर। तो वाटर के जो अटैक करने की टेंडेंसी होती है ना, वो सोडियम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ये अटैक करने जाएगा। तो हमारे पास दो रिएक्शन बनेगी भाई, ठीक है, एक एनोड पे रिएक्शन बनेगी और एक कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सब पढ़ रखा होगा, रिएक्शन ऑन एनोड। तो अगर एनोड की बात करोगे तो एनोड पर कौन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को जाकर के क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इट कन्वर्ट इन CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया इसने, ठीक है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है आपके पास में, कौन सा वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा फ्री रेडिकल में, और यहाँ बनेगा CH3 प्लस क्या बन जाएगा, CO2। और CH3 फ्री रेडिकल अपने ही CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके कौन सी गैस बना देगा, इथेन, ये बना देगा। तो ये होगी रिएक्शन ऑन एनोड। और कौन सी गैस यहाँ से रिलीज हो गई, CO2 गैस रिलीज हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ इसके बाद की कहानी क्या होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद की अगर हम कहानी की बात करेंगे तो रिएक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन ऑन कैथोड। तो अगर कैथोड की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कौन है, 2H2O कन्वर्ट 2H प्लस आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन, ओके। और जो, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 2H2 प्लस OH नेगेटिव आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन, और H2 गैस बाहर हो गया। यहाँ से कौन सी गैस बाहर आ गई, H2 गैस बाहर आ गई। और सोल्यूशन में कौन बचा हुआ है, 2Na प्लस प्लस 2OH नेगेटिव आयन, तो क्या बन गया, 2NaOH। ये आ गया आंसर भाई। तो ओवरऑल अगर हम नेट रिएक्शन की बात करेंगे तो नेट रिएक्शन में हमें क्या दिखाई देगा, नेट रिएक्शन वो क्या जाएगा, इज व्हाट, CH3COONA plus 2H2O convert in CH3 single bond is CH3 plus CO 2NaOH plus H2 गैस। क्लियर। तो हम कह सकते हैं, पॉइंट देखिएगा इसके अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, Colway electrolysis process 2 is obtained at anode. Next point है, in Colway electrolysis H2 is obtained, ये सब याद रखिएगा, सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, at cathode. नेक्स्ट है, since formation of NaOH increases, so pH is also what, increases, क्योंकि धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या बढ़ता जा रहा है, बेस बनता जा रहा है, तो उसका पीएच क्या चला जाएगा,
इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मीथेन, इसमें भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीथेन cannot be obtained in Calvey electrolysis process. If sodium salt, नोट समझिएगा, if sodium salt sodium or potassium salt of fatty acids is taken then hydrogen gas is obtained at cathode as well as एनोड। ठीक है भाई, क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी कंपाउंड्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम और कैटेलिसिस की बात करें इसके अंदर, जैसे पहले इसको हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में ये ले रखा है हमने HC डबल बॉन्ड OO Na। तो जनरली क्या होता था कि यार ये है ना नेगेटिव या पॉजिटिव होता था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते था, तो यहाँ पर बन जाएगा 2H फ्री रेडिकल विच कन्वर्ट इन व्हाट हाइड्रोजन गैस, और प्लस क्या आ जाएगा CO2 गैस। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ वाटर अटैक करेगा तो वाटर से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और फॉर्मिक एसिड ले रखा होगा तो इधर से भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो एक तो कहानी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कहानी है कि अगर मेरे पास सक्सिनिक एसिड है CH2COOH एंड CH2COOH, रिएक्शन करा रहे हो किससे? NaOH से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वही CO2 प्लस NaOH प्लस क्या जाएगा H2 गैस। तो मतलब इसमें एल्केन ही नहीं, आप एल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हो, इवन एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CHCOOH एंड डबल बॉन्ड CHCOOH, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ले लो आप NaOH Colway electrolysis, then it gives out CH triple bond CH plus CO2 plus NaOH plus H2 गैस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। अब क्योंकि अब तक हमने मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में मीथेन को प्रिपेयर नहीं किया है सिवाय कोरे हाउस रिएक्शंस के, तो है ना मेटल कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम लोग मीथेन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन of methane by laboratory method। तो
इसमें सबसे पहले है Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। तो इसके हाइड्रोलाइसिस को से, ठीक है ना, क्या बनाएगा? एल्कीन, मीथेन CH4, ठीक है। और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आ गया आंसर आपका। तो अब ये खत्म हो गया आपका MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है यार फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर फोकस करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, कम ही डिस्कस में आ पाते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट रनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, उनके फेज की बात करते हैं, यानी कि स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट में अगर आप बात करोगे तो C1 से लेकर के C4 एंड नियोपेंटेन, ये जो होते हैं वो गैस फेज में मिलते हैं, ठीक। C5 से लेकर के C17 तक के हाइड्रोकार्बन लिक्विड, C18 एंड हायर एल्केन्स सॉलिड, ये सॉलिड आते हैं, ठीक है। ये पहली कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी है एल्केन एग्जिस्ट इन जिगजैग फॉर्म। एल्केन एग्जिस्ट इन zigzag form, ठीक। थर्ड पॉइंट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, तो जनरली जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। और अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एल्कीन आर नॉन पोलर सो नॉन पोलर so dissolve in soluble in non-polar solvent, soluble in non-polar solvent, solvent as increases molecular weight, solubility is what? Decreases. Solubility decreases. Point number 4, density.
density. As molecular weight increases, density increases. Maximum density of alkanes is 0.8 gram per cc, because alkanes have lower density than water. Alkanes have lower density than water. So petroleum product float in water surface. Float on water surface. Okay. Next है boiling point. बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, ओके, देन वॉन्डर वॉल फोर्स also increases, so boiling point increases. As branching increases, boiling point decreases. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं पेंटेन की बात करूं, तो पेंटेन में एक तो होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। तो अगर इसमें कंपेयर करोगे तो जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर भाई? यस। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा नंबर है? चौथा, ये 5th नंबर था। 6th है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इवन नंबर का जो कार्बन कंटेनिंग होती है उनका ज्यादा होता है ऑड नंबर से। इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग greater than odd number carbon containing alkanes। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सिमेट्री से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर
दिस वन, ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4, तो ये पेंटेन है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये पॉइंट है ना, ये क्या है, अपोजिट रहने की वजह से इनका रिपल्सन कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और ये सेम डायरेक्शन में होने पर इनका रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये 4 कार्बन की कहानी है, 5 कार्बन की कहानी है। तो अपोजिट एंड जो होता है वो लेस रिपल्सन कर लेता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, सेम साइड, मोर रिपल्सन। ठीक है। मोर द सिमेट्रिकल एल्केन हायर द मेल्टिंग पॉइंट, जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका भी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि यार मेरे पास है CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3, दूसरा है CH3C, CH3, CH3 एंड CH3। तो यहाँ है मोर सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, है ना, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। तो ये आपकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। तो देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंप्लीट कंबर्शन होता है, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एक कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है, एक एल्कलाइन, है ना, है मीडियम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो कई तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखो, ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसे हम बोलते हैं कंबर्शन। ए पॉइंट, कंप्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2 प्लस, ठीक है, 3n+1/2 O2, then it gives what, it gives NCO2 plus N+1H2O। ये आ गया भाई बैलेंस इक्वेशन। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा क्या, CH4, CH4, तो CH4n की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है अब हमने। तो बताओ क्या आ जाएगा, बोलो भाई। 1 आएगा तो 4/2 2, तो 2O2 gives CO2 plus 2H2O। तो ये कंबर्शन है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट के प्रेजेंस में आपने बर्न किया तो आंसर आता है CO2 और H2O, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट,
कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सेकंड नंबर पे आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि या तो है ना कार्बन ब्लैक फॉर्म्ड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड होती है, दोनों ही खैर पॉइजनस होती है। CH4 प्लस O2, ठीक है ना, देन इट कन्वर्ट इन व्हाट, C प्लस 2H2O, इसे बोलते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है। दूसरा है CH4 प्लस 3/2O2, then it gives what, carbon monoxide plus 2H2O, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में तो कार्बन ब्लैक बन जाता है, ये क्या फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड सी नंबर है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के अंदर है ना, इट गिव्स वेरियस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना, दे आर डिपेंड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, then it gives what, aldehyde, alcohol and final product give what, carboxylic acid। तो जैसे मान लो ये R, ये CH3 है, अगर आपने इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन अल्कोहल बढ़ जाएगा पहले ये RCH2OH, अगर आपने दोबारा ऑक्सीडेशन कराया इसका तो एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होता है कि एक कार्बन पे दो OH एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, S2 बाहर हो जाएगा, then it gives what, RCHO, then इसको further oxidize करा दो, then it convert in RCOOH। if acid is formic acid, if acid is formic acid, formic acid, then it gives what, again CO2 and H2O। तो अगर ये फॉर्मिक एसिड होगा तो फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर, और अगर फॉर्मिक एसिड नहीं है तो देन इट गिव्स व्हाट, एसिड। क्लियर। तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट, ये कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं इसके अंदर, उसकी अगर पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे तो वो भी लिख लो लिस्ट। जैसे RCH3 है, तो अगर आपने, ठीक है, क्या ले रखा है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या FP, कॉपर या FP at high temperature and high pressure, then it produce what, RCH2OH, alcohol। अगर आपने यूज किया है what, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, आपने यूज किया है MO2O3, मोलिब्डेनम डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, then it produce what, aldehyde। और अगर आपने क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट गिव व्हाट, एसिड, एसिड। अब यार यहाँ एक गेम है, जनरली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन कहाँ रोकते हैं,
है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। लेकिन एक केस ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर, है ना, या मैं उसको अलग रिएक्शन में डाल देता हूँ, सी डी डी रिएक्शन में डाल देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जो आइसोब्यूटाइल है ना, उसके साथ क्या करता है, KMnO4 अल्कोहल फॉर्म कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ alkaline KMnO4 like CH3C, CH3, CH3 and H. It is a 3 degree alkylate और इसकी रिएक्शन आपने KMnO4 से करा दिया, KMnO4 बेसिक मीडियम या KMnO4 एसिडिक मीडियम। तो ये अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला तरीका हो गया ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इट गिव्स द मिक्सचर्स ऑफ एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। सेकंड कैटेगरी, ठीक है, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। अब देखो, क्रैकिंग या पायरोलाइसिस का मतलब है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को आप लोअर हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स में या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एल्केन्स दे रखे हैं, अब आपने इसको क्रैक किया टेम्परेचर पे। दो तरीके से होता है, कैटालिटिक भी होता है और कैटलिस्ट वाला भी होता है। तो हमने हायर टेम्परेचर रख दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो ये कन्वर्ट होता है एल्कीन्स में प्लस लोअर एल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर से ही आपने रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर कहानी है सजेशन हम लोग, सबसे पहले मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को कन्वर्टिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आ जाएगा CH4 प्लस क्या आ जाएगा H2 गैस। अगर आपने प्रोपेन लिया है CH3 CH2 एंड CH3, then it gives what CH3CH double bond CH2 plus CH2 double bond CH2 plus CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, प्लस मीथेन प्लस H2 गैस, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के गेम केवल इतना सा है कि एक हायर हाइड्रोकार्बन को आप लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हो। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि ये तो होता है पायरोलाइसिस, ये ऐसे बोलते हैं क्रैकिंग। एक होता है कैटालाइटिक क्रैकिंग। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग का काम यही होता है, लेकिन कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग क्रैकिंग बस इसमें फर्क क्या होता है कि कैटलिस्ट यूज करते हैं तो CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग कैटलिस्ट होता है और CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग कैटलिस्ट होता है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं Al2O3, ठीक है, और Cr2O3, और इसमें यूज करते हैं MoO3, ठीक है, और SiO2 एक्सेट्रा। तो अगर ये कैटलिस्ट लिखे होते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो,
कैटालाइटिक क्रैकिंग मतलब सीसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो या सीएच बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये हेक्सेन है, एन हेक्सेन है, तो यहाँ CH2H है, तो यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और H है, तो यहाँ मैंने डाल दिया Al2O3। तो Al2O3 का मतलब क्या है कि आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो आपसे जुड़ जाएगा, देन इट कन्वर्ट इन साइक्लोहेक्सेन, और फिर आप यूज कर लो Al2O3 हीट, तो अब भी क्या करेगा वो CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ H है, 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 ये सारे किंग बॉन्ड को तोड़ लेगा एंड इट कन्वर्ट इन व्हाट, बेंजीन। तो आप इससे बेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल के हिसाब से अगर थोड़ा देखा जाए ना, या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो हाइड्रोकार्बन में एक और पॉइंट आता है पेट्रोल। तो ये थियोरेटिकली अप्रोच है केवल इसके अंदर, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, पेट्रोल के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के बारे में आप बात करेंगे, तो पेट्रोल जो होता है वो बेसिकली एन हेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन होता है, ठीक है ना। एन हेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। एन हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है, अभी बताता हूँ ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर वो होता है 0 और इसका होता है 100। इट मीन्स इफ ए पेट्रोल हैज ऑक्टेन नंबर इज 80, तो अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो आइसो ऑक्टेन है वो 80% है, और जो एन हेप्टेन है वो 20% है बाई वॉल्यूम। तो ये पेट्रोल का मिक्सचर है एक तरीके से ऑक्टेन नंबर। इट मीन्स if a petrol has octane number 80, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो आइसो ऑक्टेन है, इसमें जो आइसो ऑक्टेन है वो 80% है, तो ये कितना होगा एन हेप्टेन, वो हो गया है आपका 20%, ठीक है, बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, ठीक है। As branching increases, octane number increases and fuel efficiency also increases. As branching as branching as branching increases, octane number increases, fuel efficiency increases। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी आपकी, ठीक है। अब बात आती है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक का, देन साइक्लोएल्केन्स का, देन ओलेफिन्स का, देन ब्रांच एल्कीन का, और सबसे कम होता है स्ट्रेट चेन का। तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑर्डर, फ्यूल एफिशिएंसी ऑर्डर
तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा होता है किसका, एरोमेटिक का। देन साइक्लोएल्केन्स, देन olefins, then branched alkane, then straight chain। स्ट्रेट चैन, ये कहानी होती है। अब आती है इसके अंदर, है ना, नॉकिंग क्या होता है। तो जब क्या है कि हमारा जो फ्यूल होता है तो वो क्या होता है, बर्न होता है, और बर्न होने के बाद वो फ्यूल बर्न एनर्जी इंजन को मिलती है, जिससे इंजन आपका चलता है। तो अगर जिस एफिशिएंसी से फ्यूल बर्न हो रहा है वो पूरा का पूरा एनर्जी अगर इंजन को नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है कि, है ना, आवाज आने लग जाती है ना, साउंड आने लग जाता है इंजन के अंदर। उसी को बोलते हैं नॉकिंग। उसे क्या बोलते हैं हम, नॉकिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इंजन है ना वो डैमेज होने लग जाता है। तो वो डैमेज ना हो, और है ना, इंजन को पूरी एफिशिएंसी से एनर्जी मिले, जब तक जब वो बर्न हो तो पूरी एनर्जी मिल जाए, उससे पहले बर्न ना हो तो उसमें एंटी नॉकिंग सब्सटेंस मिला दिया जाता है। तो वो होता है TEL। तो पहले नॉकिंग क्या होता है और फिर बात करेंगे एंटी नॉकिंग सब्सटेंस क्या होता है। तो फर्स्ट नेक्स्ट है नॉकिंग। नॉकिंग तो प्री इग्निशन, इग्निशन, ignition of fuel, air mixture, air mixture in cylinder, cylinder ahead, ahead of flame, flame causes, causes knocking, causes knocking। अब इसमें बात करते हैं knocking reduce efficiency of engine। knocking reduce efficiency efficiency of engine। और दूसरा है डैमेज पिस्टन ऑफ इंजन, डैमेज पिस्टन ऑफ इंजन। ठीक है भाई। अब ये ना हो इसलिए इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, एंटी नॉकिंग। अच्छा, ये एंटी नॉकिंग पेट्रोल पंप वाले के पास जो पेट्रोल आता है ना उससे पहले मिला दिया जाता है, एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग एजेंट। तो एंटी नॉकिंग एजेंट की बात करें तो टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड
TEL, ठीक है, PbC2H5 का होल 4 टेट्राइथैलेट, ठीक है। कंबर्सन ऑफ TL, कंबर्सन ऑफ TEL with petrol gives litharge, PbO, which deposit cylinder walls, and piston can jam. So ethylene diboride ethylene diboride bromide is added TEL, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस लेड को वोलेटाइल करके उसको निकाल देगा। जैसे यहाँ Br है, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकल जाएगा Br2 गैस, और ये Pb Br2 से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा PbBr2, और ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट है LPG। LPG क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब LPG की अगर हम बात करें तो ये मिक्सचर्स होता है ना, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, और इसके अलावा है ना इसमें नेचुरल गैसेस का भी है ना कुछ रेशो रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, LPG। तो LPG एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं है ना LPG। तो LPG का जो मिक्सचर होता है वो प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन होता है। प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होता है 80% मीथेन प्लस 10% C2H6 प्लस 10% प्रोपेन, ठीक है। वाटर गैस की अगर बात करोगे
वाटर गैस की बात करोगे तो वाटर गैस में दो चीजें होती हैं, एक होता है CO और दूसरा होता है H2, 1:1 के रेशियो में। एक होती है सिंथेटिक गैस, तो सिंथेटिक गैस जो होती है इसमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है 1:3 के रेशियो में। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गई हमारी किसकी, पेट्रोल की। ये पेट्रोल का पूरा गेम हो गया आपका, पेट्रोल का खेल खत्म हो गया। अब इसमें बात आती है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल थर्ड कैटेगरी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी एल्केन है, ये रहा R, ये है R, ये है H, और रिएक्शन करा रहे हो X2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट गिव्स व्हाट RH प्लस HX। अब इसमें दो बातें होती है, एक तो आंसर ये होता है जो मैंने लिखा, एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने ये लिखा है कि RH प्लस X2 और यहाँ लिखा है XS, तो इसका मतलब हो गया RX4 प्लस 4HX। तो ये भी हो सकता है, मतलब R की जगह अगर हम यहाँ पर CS3 ले लेते हैं तो C की बात हो रही है, C के सारे H क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, तो ये फॉर्म मिल जाएगा। तो अब इसकी क्या मैकेनिज्म, क्या कहानी होती है, तो जनरली अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा ध्यान से समझिए, देखें थोड़ा सा। ठीक है, तो एक जनरल से एग्जांपल बना लेते हैं पहले। CH4 प्लस X2XS, तो जो आंसर आएगा वो आएगा CCl4 प्लस 4HX। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो तुमको ये रिएक्शन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, ठीक है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो Cl है आपके पास में, ये अपने आप को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा, है ना। इसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल, चेन इनिशिएशन स्टेप, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो स्टेप 2 होती है आपकी, उसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, स्टेप सेकंड। इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास CH3 और HH था, इसमें Cl फ्री रेडिकल आता है, वो इस बॉन्ड को तोड़ता है, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल यहाँ से H को बाहर निकाल लेता है, ये बन जाता है CH3Cl, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब क्या है, एक बार बस इनिशिएट करना होता है, अब दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ये खुद कहाँ जाता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये फ्री रेडिकल करना पड़ता है, यहाँ से क्या बन जाता है CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा, ये जो CH2H और यहाँ Cl था, ये Cl फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को तोड़ता है, अगेन क्या बना लेता है, ये CH2 फ्री रेडिकल Cl और क्या बना लेता है HCl। अब जो आपके पास ये CH2 फ्री रेडिकल है,
ये चला जाता है वापस से किसके पास, Cl के पास। फिर यहाँ से बॉन्ड टूटता है, क्या बना लेता है, CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। फिर CHH और Cl2 के पास फिर फ्री रेडिकल आता है Cl का, फिर ये बॉन्ड टूटता है, then it convert in CHCl2 free radical plus HCl। फिर ये जो CH फ्री रेडिकल Cl2 होता है ये दूसरे Cl के पास जाता है और यहाँ से CHCl3 प्लस क्या बना लेता है, Cl फ्री रेडिकल। फिर ये HCCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। फिर यहाँ से बन जाता है ये CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl और फिर ये CCl3 फ्री रेडिकल Cl के पास जाता है और यहाँ बना लेता है CCl4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये कहानी बन गई आपकी। ये पूरा की पूरी कहानी होती है चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर। अब आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जितने भी टाइप के तुमने फ्री रेडिकल बनाए हैं इन सब को तुम आपस में जोड़ करके कितने भी आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो एक तो Cl फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बनाएगा, Cl। एक CH3 फ्री रेडिकल जब बना था ऊपर हमारे पास में तो वो भी तो जुड़ सकता था, तो वो Cl फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बना सकता है, CH3Cl। खैर वो तो अपन ने बनाया भी था। इसके अलावा CH3 फ्री रेडिकल आपस में भी जुड़ सकते हैं और क्या बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन केस में आते हैं, बताओ, चैन टर्मिनेशन स्टेप्स में। तो तीन तरीके की स्टेप चलती है। चैन इनिशिएशन एक बार होती है बस वो, चैन प्रोपोगेशन है ना तब तक होती रहती है जब तक रिएक्शन चलती रहती है, और टर्मिनेशन में क्या करना होता है, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस थी आपके पास में उन सबको अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो सारी की सारी कंडीशन जो होती हैं वो किसमें कवर कर ली जाती हैं, चैन टर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर। दैट इज क्लियर? Yes. ओके चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मतलब ये चैप्टर अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।